नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ पर। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आप देख रहे हैं भारत @कान। 77वें कान फिल्म महोत्सव में रंगारंग कार्यक्रमों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जहां दुनिया भर की फिल्में दिखाई जा रही हैं। यहां पूरी दुनिया से फिल्मी सितारे और फिल्म निर्माताओं का जमावड़ा कान में लगा है। हर रोज इस महोत्सव में नई नई गतिविधियां देखी जा रही हैं और इसी कड़ी में भारत पवेलियन का खास महत्व है, जहां न केवल दुनिया भर के कलाकार फिल्मकार आकर चर्चाएं कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ अनेक राष्ट्रीय क्षेत्रीय फिल्मों के पोस्टर और ट्रेलर भी रिलीज हो रहे हैं। इनके अलावा और भी बहुत कुछ खास है कान फिल्म महोत्सव में, बताएंगे कार्यक्रम में आगे। तो जुड़े रहिए इस खास पेशकश के साथ कान से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। तो फ्रांस में चल रहे 77वें कान फिल्म महोत्सव में आज का दिन भारत के लिए खासा अहम रहने वाला है। महोत्सव के 10वें दिन आज भारतीय निर्देशक पायल कापड़िया की प्रसिद्ध कृति ऑल वी इमेजिन इज लाइट मुख्य प्रतियोगिता खंड में प्रदर्शित हो रही है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि 3 दशकों के बाद एक भारतीय फिल्म जो है उसका आधिकारिक चयन इस प्रतियोगिता खंड में वो शामिल हुई। वहीं भारतीय सिनेमेटोग्राफर संतोष सिवन कान प्रतिनिधियों के एक मास्टर क्लास के रूप में लोगों से बात करेंगे। ये पुरस्कार हर साल सिनेमेटोग्राफी में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, तो जिन्हें भी मास्टर क्लास लेनी है संतोष सिवन से आज उनके लिए अहम दिन है। बात करते हैं केरल के वायनाड में आदिवासी महिलाओं की गंभीर स्थिति पर आयोजित और आधारित चुरुली नामक फिल्म की, जिसका पहला लुक भारत पवेलियन में इसका अनावरण किया गया। चुरुली फिल्म की निर्देशिका सुधा राधिका ने फिल्म के बारे में अधिक जानकारी साझा की है। डीडी न्यूज़ से आइए आपको दिखाते हैं। भारत पवेलियन में और एक पोस्टर रिलीज़ की गई फिल्म चुरुली की, जो केरला से आती है और हमारे साथ में सुधा हैं। क्या कहानी है और चुरुली का क्या मीनिंग है? चुरुली वो एक लड़की का नाम है, द टाइटल ऑफ द मूवी टू। वो एक आदिवासी लड़की है। उसका मॉम एंड उसकी मॉम and Moki mom, like 5 generations of mothers. The story is like 5 generations of unwedded mothers. Yeah, wo from the tribal area of Kerala, Wayanad, and their struggle for space. That is the story deals with. आप यहाँ पर विश्व स्तर के कान फिल्म फेस्टिवल पर आए हैं, क्या उम्मीद है आपको इस ट्रेलर लॉन्च से और कहाँ तक चाहती हैं आपकी मूवी जाए? ये मूवी अभी तक फिनिश नहीं किया। पोस्ट प्रोडक्शन में हम को प्रोडक्शन सर्च करता है इधर। मुझे आई गॉट सम मीटिंग विद द फ्रेंच को प्रोडक्शन एट एंड ऑल। सो हम इधर आकर हमारा प्रोजेक्ट उसको डिस्कस करने के लिए भी आया। एंड आई गॉट ए वेरी nice opportunity to release the trailer at Indian Pavilion so that मुझे NFDC and India government वो भी I can approach them. Yeah. तो आप मानती हैं कि भारत पवेलियन एक ऐसा जगह है जहां पर आप आ सकते हैं और विश्व के सभी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आप जिस तरीके से बता रही हैं आपकी मूवी फिनिश नहीं हुई है अभी, तो जो पोस्ट प्रोडक्शन सपोर्ट है वो सारा एक ही जगह पर आपको मिल जाता है? इधर yeah, India is doing very well at Cannes. This is not my first time in May. This is my 3rd time, and India Pavilion is a place where we can meet all the countries' representatives, and here we are conducting our meetings, and it helps a lot. Yeah. हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो एक ही ट्यून में सब बात कर रहे हैं कि इंडिया पवेलियन एक ऐसी जगह है, ऐसा मंच है जहां पर आकर आप अपने रीजनल सिनेमा को, रीजनल लैंग्वेज की मूवी को, छोटी बैनर की मूवी को आकर विश्व स्तर तक पहुंचा सकते हैं। श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, कैन, फ्रांस। और यही काम है कान फिल्म फेस्टिवल का, एक मंच प्रदान करना उन तमाम लोगों को जो फिल्मों से बहुत प्यार करते हैं। फिल्मों के एसिड यानी कि ACID अनुभाग के तहत FTII स्नातक मौसम अली की इन रिट्रीट को कान फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है। निर्देशक मौसम अली और अभिनेता हरीश चड्ढा ने हमारी संवाददाता से कहानी, उन भूमिकाओं को लेकर बात की है कि आखिरकार क्या कुछ प्रेरित किया गया इस फिल्म को बनाने में।
कैन फिल्म महोत्सव में एसिड करके एक सेक्शन होती है जहां पर ऐसी मूवीज़ दिखाई जाती है, चूज़ की जाती है जो यूजुअली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। हमारे साथ में ऐसे ही एक मूवी इन रिट्रीट के क्रू एंड कास्ट हैं जो इस महत्वपूर्ण स्थान पर उन्होंने अपनी पिक्चर शोकेस की। इन रिट्रीट के डायरेक्टर हैं मैसम अली और साथ ही जो लीड कैरेक्टर हैं हरीश खन्ना, वो भी हमारे साथ में हैं। मैसम से हम शुरुआत करना चाहेंगे। इन रिट्रीट, आपने नाम अंग्रेज़ी रखी हुई है, पिक्चर हिंदी है, लैंग्वेज हिंदी है, क्या है इसकी कहानी? मैम पहले तो मैं कहूँगा कि एक्चुअली फेस्टिवल में इंटरनेशनल टाइटल देना होता है। इसका असली टाइटल है बेक़याम। तो क़याम मतलब इस लाइक एक कोई जगह जहाँ पे आप ठहर सकते हो, क़याम गाह बोलते हो उर्दू का। तो बेक़याम जिसके पास वो चीज़ ना हो जिसके पास, तो इस टाइप का इसका टाइटल है। और ये फ़िल्म बेसिकली एक आदमी के बारे में है जो बहुत साल बाद अपने घर या अपने होम टाउन वापस आता है। और क्योंकि वो बहुत साल बाद वापस आता है तो उसका जो स्ट्रगल है वहाँ आ पाने का, वो आ ही नहीं पाता है किसी तरीके से, वो आकर भी नहीं आ पाता है। और ये कहानी एक रात की कहानी है जिसमें कुछ अजीब तरह की चीज़ें होती हैं और एक सपना जैसा, एक अच्छा या बुरा सपना जैसा उसके साथ होता है और हमें समझ नहीं आता है कि क्या वो सही में आ पाया कि नहीं आ पाया। जी, ये कहानी बता रहे थे मैसम, हरीश खन्ना ने उसे प्ले किया है, उनसे भी जानते हैं। हरीश जी, ये जिस तरीके से हमने ट्रेलर देखा, एक तरीके से हम कह सकते हैं काफ़ी अंतर्द्वंद झेल रहा है ये कैरेक्टर। क्या कैरेक्टर है आपका और काम करना कैसा था आपके लिए एक्सपीरियंस? तो एक तरह की स्पिरिचुअलिटी भी है उसमें, इनविजिबिलिटी भी है उसमें, विजिबिलिटी भी है उसमें, बहुत से लोगों के साथ इंटरेक्शन भी है उसमें, इस कैरेक्टर का अपना अंतर्द्वंद भी है उसमें। लोगों के जो हम बाहर से एक दुनिया देखते हैं खूबसूरत, लेकिन जब हम उसको पास से जाके देखते हैं या अंधेरे में जाके देखते हैं तो हमें एक बिल्कुल ही अलग ज़िंदगी दिखती है, जिसको बहुत खूबसूरती से मैसम ने अपनी फिल्म में दिखाया है। मिडिल एज इंडिविजुअल की कहानी सामने लाना, कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली, क्यों आपको ये थॉट आया कि इसे बताया जाए? मैम मैं बेसिकली मुझे लगता है कि एज अ फिल्म मेकर मैं पहले के लोग हमारे या हिस्ट्री भी या फ्यूचर में दोनों में मेरा इंटरेस्ट है। मतलब कि हमारे से बड़े भी जो लोग हैं और जो अभी के जो बच्चे भी हैं, तो दोनों को सुनना, दोनों को समझ पाना इम्पॉर्टेंट है। इन द सेंस कि अगर हम किसी बड़े के लिए एम्पैथी कर पा रहे हैं अपने उम्र के अलावा किसी से या किसी और से भी या किसी भी दूसरे से, तो वो एक फिल्म मेकर का काम होता है। वो आर्ट का भी वही काम होता है कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ। और कहानी का शुरुआत कहें तो कहीं ना कहीं शायद खुद से कहीं ना कहीं आता है। उस टाइप से इस टाइप की फीलिंग आपको खुद भी आती है कि आप लोग जैसे पढ़ने भी जाते हो, काम करने के लिए भी जाते हो, जन्म कहीं और होता है, तो वो सब चीज़ें मेरे खुद का भी पार्ट, पर्सनल लाइफ का पार्ट भी है। तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी आता है ये सारी चीज़ें शायद। इस प्लेटफॉर्म को आप कैसे देखते हैं कैन फिल्म फेस्टिवल के, और साथ ही अब आपकी मूवी कौन से फेस्टिवल में जाएगी, भारत के ऑडियंस को कब तक ये मूवी मिल पाएगी? मैम हम कोशिश कर रहे हैं और भी फेस्टिवल्स के लिए, तो वो जर्नी तो चल रही है अभी, और इंडिया में भी फेस्टिवल्स में डेफिनेटली स्क्रीन होगी और जर्नी है। अभी हम वही सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहली फिल्म है तो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी उतनी समझ है नहीं, बट हम कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ, यंग लोग देख पाएँ, या जो भी इस तरह के सिनेमा देखना चाहते हैं एटलीस्ट वहाँ तक तो ये पहुँचे। ठीक है, आप दोनों का धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे इन रिट्रीट के डायरेक्टर और एक्टर जिन्होंने हमें बताया कि जो ये सिलेक्शन हुई है एसिड सेक्शन में कितना महत्वपूर्ण है, और साथ ही भारतीय फिल्मकारों के लिए ये एक और नया रास्ता और एक नया दरवाज़ा खोल देता है। कैमरा पर्सन किशन चंद के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, कैन, फ्रांस। और अब बात करते हैं असम की अभिनेत्री एमी बरुआ से, जिन्होंने कान फिल्म फेस्टिवल में अपने मुगा, असमिया, गमौसा और अन्य पारंपरिक चीज़ों पर चित्रित 200 साल पुराने रूपांकन में रेड कार्पेट पर कदम रखा। हमने वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण असमिया परंपरा को प्रदर्शित करने के बारे में अभिनेत्री से बात भी की है।
आइमी, इस बार आप तीसरी बार चली हैं, क्या आपने पहना था और क्या आप दर्शा रही थी? मैं पहन रही थी मूगा सिल्क, जो हम लोगों का बहुत दिल के करीब होता है। लास्ट दोनों बार मैंने एसमिस सिल्क ही पहना है, और हम लोग के एसमिस में बोलते हैं कि हमारे जो वीवर्स हैं एसमिस, वो लोग अपने सपनों की दुनिया को उसमें बसाते हैं, दिखाते हैं। एंड मैंने इस बार जो मूगा सिल्क पहना था, उसमें जो मोटिव थे, फ्लावर्स था छोटा छोटा, उसको एसमिस में बोलता है गॉस बूटा। वो 200 इयर्स ओल्ड मोटिव है वो। और मैंने उसके साथ रिहा पहना था एसमीज़, हाथ में गामूसा था, हेयर में फ्लावर था, कोपो फूल बोलते हैं हम लोग एसमीज़ में, इंग्लिश में वो फॉक्सटेल ऑर्किड बोलते हैं, जो हम लोगों का स्टेट फ्लावर है। और हाथ में गामखरू था, एसमी ज्वेलरी था। मेरा हमेशा से मन यही है कि मेरी जो रिच कल्चर है, मेरा ट्रेडिशन है, मैं उसको बड़े स्टेज में दिखाऊं। तो कांस में अभी जो हर एक का आंखें इसी पे होता है, हर एक का नज़र होता है कि कांस में किसने क्या पहना। तो मुझे लगता है गाउन पहन के जाने से मेरा अपना रिच कल्चर जो है एसमीज, मैं ओहोमिया बोल के खुद को बहुत प्राउड फील करती हूँ। तो मैं हमेशा से वही दिखाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ इतना बड़ा प्लेटफॉर्म और उसके ऊपर में पूरे विश्व को ये पता चलना कि भारत की संस्कृति कितनी विविध है और कितना कलरफुल है, कैसा लगता है आपको इस मंच पर आके अपने संस्कृति को यहाँ तक पहुँचाने में? यहाँ पे आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि कांस में आई हूँ। मुझे हर साल फिल्म देखने के साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलने का मौका मिलता है, और उससे बड़ी बात है कि रेड कार्पेट में जाके अपना ट्रेडिशन को दिखाना। मेरा हमेशा से यही कोशिश रहता है कि हमारा जो रिच कल्चर है, ट्रेडिशन है एसमीज, उसको मैं आगे लाऊं। और मैं चाहती हूं हमेशा से कि एक गाउन से मेरा दिल का करीब जो कपड़ा है, जिसमें मेरा पूरा दुनिया है, क्योंकि मैं जब से पैदा हुई हूँ चादर मेखला के साथ ही अपने आप को, जब बड़ी होंगी मैं तो मैं चादर मेखला पहनूंगी, ऐसा एक ड्रीम रखने वाली लड़कियों में से हूँ। तो मेरा वही ड्रीम था कि बड़ी होकर चादर मेखला पहनूंगी। तो मेरा जो कल्चर है मुझे बहुत टच करता है, और मैं सोचती हूँ कि हमारी इंडियन कल्चर इतना रिच है, हमें इसको दिखाना चाहिए लोगों के सामने। आखिरी एक सवाल मेरा ये होगा आपसे कि आने वाले समय में फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आपके क्या हैं? अभी एक फ़िल्म की बात चल रहा है, शायद हो सकता है कि आने वाले दिन में उसको लेके मैं लोगों के बीच आऊँ। और बीच में मेरा एक डॉक्यूमेंट्री हो गया जो इस साल शायद अच्छी जगह पे जाएगा, मेरा भगवान से प्रार्थना है। उसका टॉपिक है बीरूबाला राभा बोल के, आसाम की एक लेडी है, ट्राइबल लेडी, जिन्होंने विच हंटिंग जो एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है दुनिया में, बहुत जगह में वो होता है, उन्होंने जिस तरह से अपने आप को फाइट करके, उनको पहले विच बोला जाता था, वहाँ से जाते जाते उनको पद्मश्री मिल गया। एक बहुत बड़ा जर्नी है, तो उनकी वो जर्नी के ऊपर है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थी एमी, जो ना सिर्फ अपने परिधान से बल्कि अपने फिल्मों से भी आसामीज़ और भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर सामने लाती हैं। श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, कैन, फ्रांस। और अब बात विभिन्न बिजनेस टू बिजनेस और आधिकारिक बैठकों की। इन्हीं के बीच भारत ने दोनों देशों के बीच फिल्म निर्माण की संभावनाओं और भविष्य की संभावनाओं की खोज की। ये बात हम कर रहे हैं जापान और भारत को लेकर। हमने बैठक के बाद जापान फिल्म आयोग के महासचिव रुरिको सेकेन और टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के प्रबंध निदेशक इकेदा काउरी से बात की, और भावनाओं के साथ साथ जो संभावनाओं का असीम आकाश है फिल्मों को लेकर, उसे भी समझा। आइए आपको सुनवाते हैं। लगभग 60 देशों ने अपने पवेलियन लगाए हुए हैं मार्शेडो फिल्म में। उसमें से एक पवेलियन है जापान का। अगर आप देखें यहाँ तो हम फिलहाल जापान के पवेलियन में हैं, और इन्होंने डायरेक्टर्स फोर्टनाइट में जो इनकी मूवी सिलेक्ट हुई है वो सारे डिस्प्ले किए हुए हैं, और भी अन्य मूवीज़ हैं जो इन्होंने डिस्प्ले की हैं। आज संयुक्त सचिव ने एक मीटिंग की इनके साथ में, को कोलैबोरेशन पे, प्रोडक्शन पे। आइए जानते हैं सेकी ने, ये टेल अस दिस, what really transpired in the meeting? You were meeting our joint secretary. What were the talks like? Yes, we are here for the information about the new incentive program. So I informed him about the new incentive program provided by the Ministry of the Economy, Trade and Industry, and we are very happy to have our first support project is from India.
It's called One Day, produced by the Amir Khan, and his son is the Sterling. इकेदा कावरी भी हमारे साथ में हैं. You know, beyond this kind of discussion where you're introducing one project, what are the potential you see between India and Japan? Oh yes, so we have a lot of cultural collaboration already there, and then we were talking about the more opportunity might be take place. Well, we are introducing the TIFCOM, the market for the movie, TV, and animation, and I know that many Indian people are enjoying Japanese animation, including Studio Ghibli, which was honored at this Cannes Film Festival. But we also have more new creators for the animation, and hope Indian people will enjoy more Japanese films. And also, you mentioned about Studio Ghibli, and we saw the red carpet walk yesterday. They were given the honorary Palme d'Or. Japan is obviously popular, very popular for its animation, and India is also growing in that sector, in the animation sector. What kind of talent do you see from India? What kind of potential do you see there? And what really Japan has that can offer the entire world? The animation can appeal for the very wide audience, basically for the children, kids, but also for the adults. And Japanese animation appealing very worldwide, and we are helping the Indian animation would also come to the Japanese market and then attract more Japanese audience as well. यहाँ पर हमने देखा कि एक ये ऐसा पार्ट है, पॉइंट है, जहाँ पर आप एक दूसरे को सूचना का आदान प्रदान तो होता ही है, आइडियाज़ भी मिलते हैं कि कैसे किया जा सकता है, कैसे अपने आप को बेहतर बनाया जा सकता है, और साथ ही जो देश स्ट्रॉन्ग है अपने एक सेक्टर में, अगर जापान की बात कर लें तो एनिमेशन में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो भारत भी समझ सकता है कि क्या ऐसे पहलू हैं जो वो अपनाएं और ज़्यादा बेहतर बने. श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, कैन, फ्रांस. और आइए अब बात करते हैं कान में मौजूद डीडी न्यूज़ संवाददाता श्यामा मिश्र से. श्यामा, अगर कान फिल्म महोत्सव की बात की जाए तो हम जानते हैं कि साफ तौर पर ये भारत पवेलियन की अगर हम बात करते हैं तो आज पारुल कपाड़िया के लिए बहुत अहम दिन है. साथ ही साथ अगर हमें मास्टर क्लास लेनी है तो उस लिहाज से भी बहुत अहम. सवाल मेरा यहाँ पर ये है, जब रेड कार्पेट पर तमाम जो भारतीय हस्तियाँ हैं वो अगर बात की जाए 77वें कान फिल्म महोत्सव की, देखिए आंचल, सबसे पहले आपको मैं मास्टर क्लास से ये बात शुरुआत कर देती हूँ. अभी फ़िलहाल जैसे हम बात कर रहे हैं, संतोष सिवान नेशनल अवार्ड विनिंग सिनेमेटोग्राफर जो हैं, उनकी मास्टर क्लास अभी फ़िलहाल शुरू है, और हम सभी जानते हैं कि वो पहले भारतीय हैं जो मास्टर क्लास ले रहे हैं. साथ ही वो पहले ऐसे भारतीय हैं, पहले ऐसे वो एशियन हैं जिन्हें पियो इंजीनियर के अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है. इसको प्रीति जिंटा देंगी, प्रीति जिंटा ये अवार्ड उन्हें देंगी. और क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि प्रीति जिंटा का पहली मूवी जो थी, जो फुल फ्लेजेड आई थी दिल से, वो संतोष सिवान की थी, और उनके साथ में उनको जो काम उन्होंने किया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है. इसीलिए जो संतोष सिवान का काम है वो पूरे विश्व ने पहचाना है, और यहाँ वो प्लेटफॉर्म पर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है. मास्टर क्लास की अगर बात कर लें तो 1.5 घंटे का ये सेशन है, जहाँ पर वो अपने सारे जो अब तक के उन्होंने सीखे हैं वो एक तरीके से जो स्टूडेंट्स होंगे या जो लर्नर्स होंगे, इंस्टीट्यूट होंगे, उन्हें बताएंगे. और ये एक बहुत क्विक क्लास होगा जहाँ पर उन्हें इतने भर के सालों के जो एक्सपीरियंस हैं वो उन्हें 1.5 घंटे में उन्हें एक तरीके से मिलेगी. जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें सोक करने के लिए मिलेगा. इसके अलावा अगर हम भारत पवेलियन की बात कर लें तो आज भी जब गतिविधियां थोड़ी अब लगातार, क्योंकि पवेलियन के डिसमेंटल होने का समय आ गया है, तो अब गतिविधियां थोड़ी वहां पर कम होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन अभी भी 2-3 जो रीजनल फिल्म्स हैं उसके ट्रेलर और पोस्टर लॉन्च किए जाएंगे आज भी. इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि जो स्क्रीनिंग सेक्शन है, क्योंकि आंचल ये जो कंपटीशन सेक्शन है उसमें कई सारी मूवीज़ जो हैं, 22 फिल्में हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाती हैं. उनकी टिकट 2 मिनट के विंडो में सोल्ड आउट हो जाती हैं. तो उनमें से जो ऐसी मूवीज़ है, लिमोनोव, द सब्सटेंस, द श्राउड्स, अप्रेंटिस, ऐसी सारी मूवीज़ को लगातार रोज़ या दिन में कई सारे सेशंस, कई सारे स्क्रीनिंग्स भी उनके किए जा रहे हैं. तो वो है. इसके अलावा एक चीज़ जो आपसे समझना चाहूँगी मैं, लास्ट में किए जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारी स्क्रीनिंग्स हर रोज़ चल रहे हैं. श्यामा, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगी,
जब हम रेड कार्पेट की बात करते हैं, ख़ास तौर पे इतने बड़े जब समारोह होते हैं तो वो अपने आप में बहुत अनूठे होते हैं। मैंने देखा कि नैन्सी त्यागी जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, या तमाम इस तरह के जो क्रिएटर्स हैं, उनको भी एक मंच प्रदान किया है अगर हम बात करते हैं कान फिल्म महोत्सव की। और ऐसे लोगों का रेड कार्पेट पर उतरना ख़ास तौर पर अपने उन सपनों को जीना और लोगों को प्रेरणा देने वाला होता है कि कुछ भी मुमकिन है अगर आप ठान लें तो। बिल्कुल, अगर आप क्रिएटर्स की बात कर ही रही हैं तो एक सेशन हमने ये भी देखा जहाँ पर जो क्रिएटर्स आए थे, क्योंकि अब वो नए अंदाज में स्टोरी टेलिंग करते हैं। फिल्म मेकिंग तो बात है ही, स्टोरी टेलिंग की तो बात हम कर ही रहे हैं, लेकिन जो युवा पीढ़ी है, जो नया फिल्म मेकर है या कंटेंट क्रिएटर है, वो किस तरीके से फिल्म बनाता है या कंटेंट क्रिएट करता है लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उसके ऊपर एक सेशन की थी। तो जिस तरह आप बता रही हैं नैन्सी त्यागी, इसके अलावा अंकुश बहुगुना, शेफ संजोत खीर, जिसमें अभी हमने ये भी देखा था कि ग्लोबल सेंसेशन एड शीरन भी उनके फूड लैब के चैनल पर आए थे और उन्होंने मिसल पाव बनाया था, वो आए थे। साथ ही विष्णु कौशल आए थे, शरण हेगड़े आए थे, आरजे करिश्मा आई थी। तो ये सारे लोग भी रेड कार्पेट उन्होंने वॉक किया हुआ है। और कुछ साल पहले तक जो हम देख रहे थे कि बड़े बड़े नाम होते थे, सेलिब्रिटीज़ के जो नाम होते थे थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो ही सिर्फ रेड कार्पेट चलते थे, लेकिन अब ये एक पैटर्न चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। अब कई सारे नए युवा पीढ़ी को, नए टैलेंट को भी ये मौका मिल रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम कहें तो जो ऐश्वर्या राय हैं या जो एस्टैब्लिश्ड कई सालों से जो चल रहे हैं, वो भी अभी हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं एक जोड़ने का एक कनेक्शन प्लेटफॉर्म हम कह सकते हैं कि रूट्स से लेके, विरासत से लेके नएपन तक को सभी को एक आपने बहुत अच्छी बात कही कि कैसे हम, ये बात हमने बहुत अनूठी देखी यहाँ पर, किस तरह से जड़ों को जोड़ने की बात है। और क्योंकि श्यामा, आप लगातार कान फिल्म महोत्सव कवर करती आई हैं, इस साल भारत का जो रुतबा है वो कितना बढ़ा हुआ आप देखती हैं, ख़ास तौर पर जब हम बिज़नेस टू बिज़नेस मीटिंग्स की बात करते हैं। अभी हमने आपका वो जापान वाला टिक टैक देखा। भारत का स्कोप इन तमाम फिल्मी बाज़ारों में, चाहे हम कोरियन फिल्म्स की बात करते हैं, चाइनीज़ फिल्म्स की बात करते हैं, जापानीज़ फिल्म्स हैं, जिनको लोग भले ही भाषाएं अलग हों लेकिन भाव भंगिमाएं जो है वो हर एक सेक्शन में सेम होती हैं। उस लिहाज से भारत का रुतबा इन तमाम देशों में फिल्मी बाजार के हिसाब से कितना बड़ा विस्तारीकरण आप देखते हैं? सबसे पहले आंचल, अगर ये हम कह लें तो लैंग्वेज तो अब कोई बैरियर रहा ही नहीं, क्योंकि जहां आप जो रीजन में अगर कोई दूसरे कंट्री की मूवी या आप सीरीज़ देखते हैं तो आप सबटाइटल्स चूज़ कर ही सकते हैं। कई सारे ऐसे फिल्म मेकर्स हमें मिल रहे हैं जो बडिंग फिल्म मेकर्स हैं और वो भारत के फिल्में देखने में या भारत में आके फिल्म करने में, को क्रिएशन करने में, छोटी फिल्में ही हो वो भले ही, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हमें एक ऐसे ही फिल्म प्रोड्यूसर मिले जिन्होंने एक मूवी बनाई है रशिया, चाइना और एक देश को लेके, और उन्होंने मुझे ट्रेलर दिखाया और उसमें हिंदी सबटाइटल्स थे। तो वो देख के काफ़ी अनोखा लगा कि इसमें भारत का कोई रोल नहीं है, फिर भी उन्होंने हिंदी सबटाइटल्स बनाए हुए हैं ताकि भारत के ऑडियंस को ये पहुंचा सके। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भारत का ऑडियंस जो है, पॉपुलेशन अगर हम बात कर लें, उसकी वजह से ये ऑडियंस बहुत वाइड हो जाता है हमारे में, और यही एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट पूरे विश्व को दिखता है कि भारत में अपने सिनेमा को, अपने जो प्रोडक्ट हैं उसे पहुंचाना बहुत अनिवार्य है। और इसीलिए जिस तरीके से हम कोरियन की बात कर रहे हैं, कोरियन सिनेमा या सीरीज़ की बात कर रहे हैं, कई सारे OTT प्लेटफॉर्म्स की वजह से हमारे जो सीरियल्स हैं, वेब सीरीज़ हैं, वो भी बहुत फेमस हुए हैं। और फिल्मों की तो बात हम कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो सिनेमा लवर्स हैं उन्होंने ये बात बताई कि आप 12th फेल की बात कर लीजिए या लापता लेडीज़ की बात कर लीजिए, ऐसे भी सीरीज़ और बिल्कुल सबसे अहम बात आपने कही कि भाषा की तो कोई OTT ने भी काफ़ी बड़ा एक रोल निभाया यहाँ पर, गेम चेंजर का। बिल्कुल, और आपने बहुत अहम कहा कि भाषा अब दीवार रही नहीं, और सिनेमा की जब हम बात करते हैं तो कैसे वो अलग अलग देशों को ख़ास तौर पर कला से जोड़ती है, ये सबसे अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और आइए आपको दिल्ली चलते हैं। प्रधानमंत्री की चुनावी